हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो डीएलएड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला में आपके डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है मुफ्त में, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम लोग का सामाजिक विज्ञान की क्लास 7 शाम को 4 बजे 12 बजे वाली क्लास आप लोग को अच्छी लगी थी, पसंद आई थी ना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मराठा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने अभी 12 बजे क्या पढ़ा था, उसके बाद से आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास है। पेन उठाते हैं पहले यहाँ से। जी हाँ, तो सम्राट सर्वोच्च और निरंकुश शासक होता था। ठीक है, केंद्रीय अधिकारी में वकील होते थे, वजीर, मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी, दीवान, आमिल। आमिल कौन होता था, टैक्स कलेक्टर होता था। ठीक है, काजी, शामिल, ये सब काजी वो वगैरह होते थे। चीफ जस्टिस को काजी बोलते हैं। ठीक है, समाज आपके 3 वर्ग में बटा। कहा, कितने वर्ग में, 3 वर्ग में बटा। ठीक है, सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थी। कृषि, वस्त्र, उद्योग और विदेश व्यापार प्रमुख आर्थिक गतिविधियां थी। फारसी, हिंदी और उर्दू में रचनात्मक साहित्य का विकास हुआ। स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत का अद्भुत प्रगति हुई। और प्रमुख स्मारक यानी जैसे ताजमहल हो गया, बुलंद दरवाजा हो गया, शेर सलीम चिश्ती की मकबरा हो गया, ये सारी चीजें रही। ठीक है, तो ये सारा आपका पिछली क्लास का रिवीजन था। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी की पढ़ेंगे मराठा शक्ति का अभ्युदय। ठीक है, यानी अवेकनिंग ऑफ मराठास पावर। तो बच्चों सोचिए कि एक ऐसा योद्धा जिसमें मुगलों जैसी विशाल शक्ति को चुनौती दी। ठीक है, मुगल जो इतने ज्यादा विशाल थे, ताकतवर थे, चालाक थे, हर तरीके से कुशलता पूर्वक थे, उन सभी को चुनौतियां दिया इन्होंने। ठीक है, और अपने स्वराज्य स्थापित किया। ठीक है, तो जी हाँ, हम बात करेंगे मराठा शक्ति के अभ्युदय के बारे में, इसमें महान छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो शिवाजी का जीवन परिचय। ठीक है, शिवाजी का जीवन परिचय यानी लाइफ ऑफ शिवाजी। जन्म इनका कब हुआ, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में। ठीक है, 19 फरवरी 1630 ईस्वी में, वहां पे शिवनेर की पहाड़ी दुर्गा, शिवनेरी फोर्ट। ठीक है, दुर्ग, शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। क्या नाम था, शाहजी भोसले। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय वॉरियर थे। ठीक है, वॉरियर क्लास होता है। ठीक है, यानी पिताजी जो थे, पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे, सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। ठीक है, समझ में आया बच्चों का जीवन परिचय। तो दोस्तों, यही एक महान कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेर की पहाड़ी जो थी दुर्ग में जब जन्म हुआ एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर के इतिहास रचने वाला था। ठीक है, तो जन्म इनका 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ। स्थान शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग। पिता शाहजी भोसले, ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। माता का नाम क्या था, आइए देखते हैं। तो माता का नाम जीजाबाई। क्या नाम था माता का नाम, जीजाबाई बच्चों। हाँ जी, तो माता का नाम जीजाबाई धार्मिक और वीर महिला थी। ठीक है, जिन्होंने शिवाजी का महापुरुषों की कहानियां सुनाकर वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, का पाठ सिखाया। ठीक है, तो ये कहानी ये रिलीजियस भी थी, धार्मिक और वीर भी थी, और इन्होंने शिवाजी को महापुरुषों का कहानियां सुना करके उन्हें बड़ा किया, उनको ये सारी चीजें सिखाई। ठीक है, तो जो इनकी माता थी उनका नाम क्या था, जीजाबाई। इनकी माता जीजाबाई एक बहुत ही धार्मिक और वीर महिलाएं थी। उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही महापुरुषों की कहानियां सुनाई, जिससे शिवाजी ने वीरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा का पाठ सीखा। समझे बच्चों, सोचिए एक माँ की शिक्षा कितनी जरूरी होती है। ठीक है, तो जीजाबाई ने शिवाजी के अंदर स्वतंत्रता की ओर भावना जगाई। ठीक है, जिससे उन्हें एक महान शासक बनाया गया, महान शासक बना दिया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में। इनकी शिक्षा क्या इन्होंने किया, तो युद्ध कला यानी आर्ट ऑफ वॉर, राजनीति यानी पॉलिटिक्स की शिक्षा उनके दादा कोंडदेव, ठीक है, दे दी। ठीक है, बाल्यकाल से ही महाराष्ट्र को दयनीय स्थिति ने उन्हें स्वतंत्रता यानी फ्रीडम की भावना से प्रेरित किया। ठीक है, बाल अवस्था से ही
तो शिक्षा में इनका युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा उनके दादाजी जो कोटदेव थे, ठीक है, उन्होंने दी थी। बचपन से ही इनको महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति देख करके, ठीक है, शिवाजी को स्वतंत्रता की भावना से प्रेरणा मिली। उन्हें लगा कि अपने लोगों को आजाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने लोगों को आजाद करना चाहिए। उन्होंने सीखा, एक सेकेंड चार्ज में लगा देता हूँ। जी हाँ बच्चों, तो आपने शिक्षा के बारे में देख लिया, इनका परिचय के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका परिचय इनका, शिवाजी का। तो शिवाजी का जो जीवन था, उस जन्म उनका 19 फरवरी 1630 ईस्वी में सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे, ठीक है। इनकी माता जो थी बहुत बहादुर थी, जीजाबाई, और रिलीजियस यानी धार्मिक भी थी। इन लोग कहानियां सुना सुना करके इनको वीरता और साहस और कर्तव्य निष्ठा की भावना इन्होंने पैदा की। युद्ध कला इन्होंने सीखा। राजनीति की शिक्षा इनको दादाजी कोंडदेव ने दी थी, ठीक है। बाल्यकाल से ही महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति देख करके, महाराष्ट्र की जो स्थिति थी उस समय बाल्यकाल में ही, तो वो सब देख करके उसके अंदर स्वतंत्रता की भावना प्रेरित हुई, ठीक है, कि हमको स्वतंत्र करना है अपने राज्य को, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि शिवाजी का राज अभिषेक कैसे हुआ, ठीक है। तो अब आता है वो ऐतिहासिक पल जब शिवाजी ने अपने सपने को हकीकत में बदला, ठीक है। तो क्या हुआ? राज्य स्थापना हुई, स्टेट फॉर्मेशन, तो ठीक है। तो मराठों को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित करने का संकल्प लिया गया, ठीक है। क्या किया गया? मराठों को स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित करने के लिए संकल्प लिया गया। दूसरा, स्वराज संस्थापक यानी फाउंडर ऑफ स्वराज्य, भारतीय इतिहास में स्वराज यानी सेल्फ रूल के संस्थापक और राष्ट्र निर्माता, ठीक है। तीसरा आता आपका राज अभिषेक कब हुआ? 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग यानी रायगढ़ फोर्ट जो था में भव्य समारोह के साथ इनका राज अभिषेक हुआ। मृत्यु इनकी कब हुई? 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में, ठीक है। तो ये था इनका राज अभिषेक के बारे में। समझे बच्चों? नहीं समझे? चलो फिर हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा था इसको, आपको पढ़ करके बताया, ठीक है। तो शिवाजी जो थे, शिवाजी का संकल्प था कि मराठों का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना। क्या था इनका संकल्प? मराठों का एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना, ठीक है। भारतीय इतिहास में उन्हें स्वराज यानी अपना राज का संस्थापक और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, ठीक है। इतिहास में, भारतीय इतिहास में शिवाजी को क्या कहा जाता है? उन्हें स्वराज यानी अपना राज का संस्थापक, ठीक है, अपने राज्य का संस्थापक और राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। इनका राज अभिषेक जो था 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में एक भव्य समारोह के साथ उनका राज अभिषेक हुआ। वो अब सिर्फ शिवाजी नहीं रहे बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए, समझे। कि यहीं से उनका क्या हुआ? उनका नाम आया छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई तो 13 अप्रैल 1680 ईस्वी में तो इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ले ली, ठीक है बच्चों। तो ये था उनके बारे में, उनके राजाभिषेक के बारे में, है कि नहीं? समझ में आया? एक सेकेंड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं उनकी सफलताएं के बारे में, ठीक है। तो सक्सेस, शिवाजी की सफलताएं के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी अचीवमेंट्स और सक्सेसेस, ठीक है। तो साम्राज्य का विस्तार उन्होंने पहले किया, साम्राज्य को बढ़ाया अपना, है कि नहीं? साम्राज्य को तो बढ़ाएगा ही। साम्राज्य को उसने क्या बढ़ाया? शिवाजी का साम्राज्य उत्तर में सूरत से लेकर के दक्षिण में गोवा तक फैला था, ठीक है। कहाँ तक फैला था? उत्तर में जो सूरत है वहां से दक्षिण में गोवा तक इसका साम्राज्य फैल गया था, ठीक है। पश्चिम में कोंकण और पूर्व से कर्नाटक तक विरासत था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, समझे बच्चों। तो शिवाजी महाराज ने अकेले दम पर बड़े बड़े कारनामे किए थे, समझे। इनका जो साम्राज्य था वो उत्तर से सूरत से लेकर के दक्षिण में गोवा तक फैला था। कहाँ तक फैला था? गोवा तक फैला था। पश्चिम में गोंकोड़ और पूर्व में कर्नाटक तक इन्होंने अपना राज स्थापित किया था, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक सफलताएं, अर्ली विक्ट्रीज जो थी, स्टार्टिंग में ही इनको जो सफलताएं मिल गई थी वो क्या क्या थी? तो 1646 में, ठीक है, राज अभिषेक इनका 1674 में हुआ, ठीक है। राज अभिषेक इनका कब हुआ था? 1674 में हुआ था राज अभिषेक। लेकिन इन्होंने पहले से ही 1646 ईस्वी में, ठीक है, 46 में तो तोरण, ठीक है, तोरण का किला जीता और रायगढ़ का किला बनवाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने की। 1656 ईस्वी में जावली का क्षेत्र मोरे मराठा सरदार से छीन लिया, ठीक है। मराठा सरदार एक कोई था मोरे करके, उनसे छीन लिया क्या चीज? जावली का क्षेत्र, ठीक है। 1657 में कोंकोड क्षेत्र
पर विजय प्राप्त कर दी। समझे, तो ये इसके प्रारंभिक सफलताएं थी जो इसके इसके राज अभिषेक से पहले इसने कर दी थी। क्या क्या चीजें की थी? 1646 ईस्वी में तोरोड़ का किला जीता इन्होंने, रायगढ़ का किला और रायगढ़ का किला बनवाया। 1656 ईस्वी में जावली का क्षेत्र मोरे मराठा सरदार से छीन लिया और 1656 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर दी। समझे, ये इनका क्या था? प्रारंभिक सफलताएं यानी अर्ली विक्ट्रीज। ठीक है, अब तीसरा पढ़ेंगे बीजापुर से संघर्ष। क्या था बीजापुर से संघर्ष? हमने पढ़ा था सेकंड वाले में इससे पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं बीजापुर से संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट विद बीजापुर। ठीक है, तो बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह कौन थे? सुल्तान अली, बीजापुर के सुल्तान जो थे अली आदिल शाह, ठीक है, ने अफजल खान को शिवाजी को मारने भेजा। क्या भेजा? शिवाजी को मारने भेजा। अली आदिल शाह जो थे इन्होंने अफजल खान को भेजा कि शिवाजी को मार दो। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? शिवाजी ने चालाकी से अफजल खान को हरा दिया। अफजल खान को इन्होंने हरा दिया और मार डाला। ठीक है, तो ये था इनका बीजापुर का संघर्ष। समझे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो बीजापुर के सुल्तान जो थे अली आदिल शाह, उन्होंने अपने सबसे खतरनाक सेनापति जो था अफजल खान, उसको शिवाजी को मारने भेजा। क्या करने के लिए? मारने के लिए भेजा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? शिवाजी महाराज थे, उन्होंने अपनी चालाकी से अफजल खान को हरा दिया और मार डाला। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। समझे, तो बीजापुर का संघर्ष याद रखिएगा, बीजापुर का संघर्ष आपका शिवाजी महाराज का। ठीक है, चौथे पे आते हैं मुगलों से संघर्ष। अब मुगलों से भी संघर्ष था इनका, कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल, टक्कर दे रहे थे। तो औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खान, ठीक है, शाइस्ता खान को भेजा। ठीक है, इनके पास 1663 ईस्वी में शिवाजी ने अचानक आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। समझे, तो उनसे भी लड़ा और उसको भी पराजित कर दिया 3 साल बाद। ठीक है, तो ये था आपका मुगलों से संघर्ष। यानी औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा और शिवाजी ने अचानक आक्रमण कर शाइस्ता खान को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक है बच्चों, पांचवें पे आते हैं पुरंदर की सिंधी। ठीक है, सिंधी यानी ट्रीट। फिर आते हैं पुरंदर की सिंधी यानी ट्रीटी। ट्रीटी क्या होता है? जब दो लोगों की हार, एक कोई जीत जाता है वॉर में, ठीक है, और एक कोई घुटने टेक देता है या हार जाता है, तो वो दोनों के बीच में संधि होती है। ठीक है, ये होता है कि चलो तुम कुछ रख लो, हम कुछ रख लेते हैं। ठीक है, अपना साइन करते हैं, इन्होंने ट्रीटी साइन करते हैं कि मैं तुम्हारे जो भी शर्तें रहती हैं, सिंधी क्या होती है? शर्तें होती हैं, तो शर्तों को साइन करना पड़ता है, उसको फिर लागू करना पड़ता है। ठीक है, तो 1605 ईस्वी में 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह जो थे और दिलेर खान ने शिवाजी को सिंधी के लिए मजबूर किया। क्या किया? सिंधी के लिए मजबूर किया इन्होंने इनको। परिणाम क्या हुआ? शिवाजी को दिल्ली के मुगल दरबार में बंदी बनाया गया। क्या किया? बंदी बना दिया गया, परंतु वे चतुराई से भाग निकले। समझे, तो पुरंदर की संधि जो थी उसमें क्या था? 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह और दिलेर खान ने शिवाजी को एक सिंधी के लिए मजबूर किया। ठीक है, एक सिंधी के लिए उन्होंने मजबूर किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ उसका? परिणाम क्या हुआ कि शिवाजी को दिल्ली के मुगल दरबार में बंदी बनाया गया, लेकिन वे अपनी चतुराई से वहां से भाग निकले। ये घटना उनकी बहादुरी और बहुमतता का सबूत है। ठीक है बच्चों, तो ये था उनका ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या तो उनका शासन प्रारंभ जो हुआ उसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो शिवाजी का शासन प्रबंध, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। इसमें क्या था? केंद्रीय शासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें क्या था? राज्य की सर्वोच्च शक्ति शिवाजी के पास थी। क्या थी? केंद्रीय शासन यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो शिवाजी के पास थी। उन्होंने 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसे अष्टप्रधान, ठीक है, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कहा गया। क्या कहा गया? अष्टप्रधान कहा गया। 8 मंत्रियों को बनाया गया। ठीक है, 8 मंत्रियां उनके अंदर आने लगे केंद्रीय शासन में। ठीक है, तो राज्य का सर्वोच्च शक्ति जो था वो क्या था? अब उसमें कौन कौन से अभी हम डिस्कस करेंगे। तो राज्य का सर्वोच्च शक्ति जो थी वो शिवाजी के पास थी। ठीक है, किसके पास थी? चार्ट में नहीं लगाया गया है। हाँ जी बच्चों, तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो शिवाजी के पास थी, शिवाजी महाराज के पास। उन्होंने 8 मंत्रियों को एक समूह बनाया, 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया जिसे अष्ट मानी 8 होता है। ठीक है, अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है। अष्ट प्रधान बोला गया। ठीक है, यानी काउंसिल्स ऑफ 8 मिनिस्टर। ये उनकी कैबिनेट थी। क्या थी? कैबिनेट थी। अब कौन कौन से पद हो गया? कार। अब देखते हैं हम लोग टेबल का एक हिस्सा आ गया। पहला था पेशवा। ठीक है, क्या था? पेशवा कौन थे? प्रधानमंत्री वाला पोस्ट, जैसे आपने बोल दिया। ठीक है, पेशवा कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री तरीके से मान। ठीक है,
अमात्य एक पोस्ट था जिसको वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर का काम वो करते हैं। फिर आता है मंत्री जिसको दैनिक कार्यों के प्रभारी थे, ठीक है। फिर आता है पंडित रॉय, ठीक है, पंडित रॉय ये कौन सा धार्मिक मामलों के प्रमुख था यानी हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर, ठीक है। फिर आता था सुमंत, सुमंत कौन थे, विदेश मंत्री, ठीक है, यानी फॉरेन मिनिस्टर। सेनापति फिर आते थे यानी सेना का प्रमुख, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या था, उसके बाद चिटनीस होगा, क्या होगा देखा जाए, हाँ चिटनीस, चिटनीस कौन थे, पत्र व्यवहार का प्रमुख, समझे, यानी कोरस्पॉन्डेंस हेड, पत्र व्यवहार का प्रमुख, ठीक है। फिर आता था न्यायाधीश यानी मुख्य जो चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, समझे क्या नहीं। तो देखो, तो राज्य का जो सर्वोच्च शक्ति थी वो शिवाजी के पास थी। उन्होंने 8 मंत्रियों को एक समूह बनाया जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है। उसमें कौन कौन से थे, उसमें पेशवा थे जो कि प्रधानमंत्री, ठीक है, अमात्य यानी वित्त मंत्री, मंत्री यानी दैनिक कार्यों के प्रभारी जो रहते हैं, पंडित रॉय यानी धार्मिक मामलों का प्रमुख जो थे, सुमंत यानी विदेश मंत्री, सेनापति यानी सेना के प्रमुख, फिर आता चिटनीस यानी पत्र व्यवहार का प्रमुख, और न्यायाधीश यानी मुख्य जो न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है जो फैसला लेता है, वो आपका न्यायाधीश हो गया, ठीक है। तो ये 8 मंत्रियों का समूह था, ठीक है, अष्ट प्रधान, ठीक है। ये टोटल कितने थे, 8 थे आपके, ठीक है, 8 मंत्री मिनिस्टर हो गया, समझे बच्चों। अब आते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका केंद्रीय शासन था। अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन यानी प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रांतीय या छोटा छोटा प्रांत जो होता है, ठीक है, कस्बा मान लो, ठीक है। तो राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया, क्या किया, छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। हर प्रांतों का मुखिया सूबेदार होता है, क्या होता है, सूबेदार जो होता है वो हर प्रांत का मुखिया होता है, ठीक है, हेड होता है। स्वराज्य शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण में, ठीक है। तो ये क्या था, राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया, हर प्रांत का मुखिया सूबेदार होता है, और स्वराज यानी शिवाजी के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, ठीक है। तो स्वराज जो क्षेत्र था वो शिवाजी से सीधे डायरेक्ट नियंत्रण करते थे शिवाजी उसको, ठीक है। ये आपका स्वराज वाला एरिया था। बाकी आपका प्रांत था, प्रांतों तो छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था, और उसका जो मुखिया होता था वो सूबेदार होता था, ठीक है, समझ में आया प्रांतीय शासन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं स्थानीय शासन, ठीक है। स्थानीय शासन क्या था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हर प्रांत, हर जो प्रांत था छोटा छोटा, कई कई परगानों यानी डिस्ट्रिक्ट में, और हर परगाना कई ग्राम यानी विलेजेस में, ठीक है। तो जो एक प्रांत था वो कई सारे उसमें परगानों थे, ठीक है, यानी कई सारे डिस्ट्रिक्ट थे, और हर परगाना जो था उसमें कई सारे विलेजेस थे यानी गांव थे, ग्राम था, ठीक है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, ठीक है। ग्राम शासन जो था उसकी सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, विलेज है, ग्राम थी। गांव का मुखिया कौन था, पटेल लोग थे, पटेल कहलाता था उसको ग्राम का मुखिया, समझे बच्चों, समझे कि नहीं। तो जो सूबेदार था, सूबेदार क्या था, प्रांत का मुखिया था। सूबेदार जो था वो कौन सा था, सूबेदार, ठीक है। ये क्या था, प्रांत का मुखिया था, ठीक है, प्रांत का मुखिया था, हेड था, ठीक है, हेड। और उसी तरीके स्थानीय में आपका गांव का मुखिया कौन होता था, गांव का मुखिया आपका पटेल होते थे, ठीक है, पटेल, समझे बच्चों, समझे कि नहीं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका हर प्रांत कई परगानों यानी जिलों में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला, ठीक है, यानी हर कई सारे जिले में, और हर परगाना, हर जो जिला होता है वो कई सारे गांव में यानी ग्रामों में बांटा गया था। और गांव प्रशासन जो था वो सबसे छोटी इकाई थी, गांव का मुखिया क्या होता था, पटेल होता था, समझ में आ गया स्थानीय प्रशासन। आगे बढ़ते हैं, सैनिक व्यवस्था कैसी थी। अब इनके शिवाजी के टाइम में सैनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो पहला सेना का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी। तो कैसे संगठन हुआ, घुड़सवार सेना यानी कैवलरी जिसको बोलते हैं, विशेष महत्व की, ठीक है, इसका बहुत विशेष महत्व घुड़सवार का, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके पास किला 240 किले का मजबूत प्रबंध, जैसे रायगढ़, तोहर, प्रतापगढ़, ये सारी चीज 240 किलो का मजबूत प्रबंध था, ठीक है बच्चों, लेते हैं, ठीक है, 240 किलो का मजबूत प्रबंध। फिर आता गोरिल्ला युद्ध नीति, इसने क्या किया था, गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी, ठीक है। कड़े अनुशासन के नियम इसने फॉलो करवाए थे, ठीक है। तो कड़े अनुशासन के नियम इसने लाए थे, ठीक है। तो घोड़ जो सेना का संगठन हुआ, तो सेना में आपने क्या क्या चीजें किया, तो घोड़सवार सेना का विशेष महत्व दिया गया, ठीक है। जो घोड़ा सवार वाली सेना होती थी उनके पास 240 किलो का मजबूत प्रबंध था, तो 240 किले थे, जैसे रायगढ़ हो गया, तुरोहड़ हो गया, आपका प्रतापगढ़ हो गया, समझे, ये सारी चीजें आपके किले थे। उन्होंने अपनी खास जो गोरिल्ला युद्ध नीति थी उसको अपनाई थी, जिससे वे बड़ी मुगल सेना को भी मात देते थे, ठीक है। तो सेना की कड़ी अनुशासन के लिए नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी क्या था,
सेना का संगठन। ठीक है, अब आते हैं आय का साधन। अब सोर्स ऑफ इनकम क्या था? तो भूमि कर, हमेशा टैक्स से कमाई होती थी। किसानों से सीधा लगान वसूली, कर की वसूली नगद और अनाज दोनों के रूप में। ठीक है, तो नगद पैसा भी लेते थे और अनाज भी लेते थे, तो ये इनकी कर की नीति थी। ठीक है, तो किसानों से सीधा लगान वसूला जाता था, कर की वसूली नगद और अनाज दोनों रूप में ली जाती थी। ठीक है, आय का साधन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम पढ़ते हैं न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था कैसी थी, यानी जुडिशियल सिस्टम। तो न्याय प्रणाली सरल, सिंपल और सख्त थी, यानी स्ट्रिक्ट थी। राजद्रोह के अपराध को, ठीक है बच्चों, तो ब्राह्मण को भी सजा मिलती थी। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को सजा नहीं मिलती थी, तो अगर राजद्रोह का उस पे लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको ब्राह्मण को भी सजा मिलती थी। ठीक है, तो ये न्यायाधीश उनका था, यानी सबके लिए बराबर था। ठीक है, तो उनकी न्याय प्रणाली जो थी बहुत सरल और सख्त थी। राजद्रोह का अपराध में ब्राह्मण को भी सजा मिलती थी, जो दिखाता था कि न्याय आपके सबके लिए बराबर था, समझे, इक्वल था। अब हम देखते हैं कि पतन कैसे हुआ। अब मराठों का पतन कैसे हुआ? इतने तो मजबूत थे, तो इनका पतन कैसे हुआ? कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मराठास। ठीक है, तो हर योद्धा का कभी ना कभी अंत होता है। ठीक है, तो एकता का अभाव यानी लैक ऑफ यूनिटी, सब लोग डिवाइड होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यूनिटी, आपकी एकता का अभाव होने लगा। ठीक है, योग नेतृत्व की कमी, लैक ऑफ एबल लीडरशिप। ठीक है, योग नेतृत्व करने वाली की कमी थी। कूटनीतिक कमजोरी, ठीक है, कूटनीति की कमजोरी होने लगी, समझे। आगे क्या है? आगे आपका दोषपूर्ण न्याय प्रणाली, यानी फॉल्टी जुडिशियल सिस्टम। तो कुछ न्याय प्रणाली थी जो दोषपूर्ण थी। ठीक है, फिर था आपसी शत्रुता, अंदर ही अंदर उस किसी से दुश्मनी थी, और अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव। ये सारे फैक्टर थे आपके किस चीज के? आपके मराठों के पतन के कारण। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के बाद जो मराठा शक्ति जो थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। क्या थी? मराठा जो सरदार थी उनमें एकता नहीं थी। ठीक है, शिवाजी जैसा कोई और नेता नहीं आया, है ना। वे सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाए, जो आया वो सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाए, वही है कूटनीतिक कमजोरी। ठीक है, डिप्लोमेटिक वीकनेस। ठीक है, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली में क्या था? बाद में न्याय व्यवस्था भी कमजोर पड़ गई, और आपसी शत्रुता, यानी मराठा सरदार आपस में ही लड़ते रह गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ? इससे जब मराठा कमजोर हुए तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और अंग्रेजों ने इसका पतन कर दिया। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे? ये 6 आपके पतन के कारण थे। समझ में आ गया क्या पतन का कारण था? लिख लोगे एग्जाम में अच्छे से? लिख लोगे क्या नहीं लिख लोगे? समझ में आया? देखो अच्छे से समझाया आप लोगों को। अब देखते हैं निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शिवाजी महाराज ने भारतीय समाज को एक ऐसी चेतना और शक्ति दी है कि वे एक महान योद्धा थे। ठीक है, कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता की प्रतीक थे। ठीक है, मराठा साम्राज्य ने उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधि माना। क्या माना? ईश्वर के प्रतिनिधि माना मराठा समाज ने, और उनका जीवन आज भी प्रेरणा और साहस का प्रतीक बना हुआ है। ठीक है, तो शिवाजी ने भारतीय समाज को नई नीतियां, नई चेतना, अवेकनिंग और शक्ति पावर दी। ठीक है, वे महान योद्धा थे, कुशल प्रशासक और स्वतंत्रता के प्रतीक थे, यानी सिंबल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मराठा साम्राज्य ने उन्हें ईश्वर की प्रतिनिधि, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड माना। ठीक है, उनका जीवन प्रेरणा, यानी इंस्पिरेशन, और साहस, यानी करेज का प्रतीक बना। समझे बच्चों? समझ में आया शिवाजी महाराज का? समझ में आया कि नहीं? लिख लोगे सारी चीजें आप? तो ये था आपका आज का लेक्चर। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। एक सेकंड रुक जाओ जरा। हाँ, तो बच्चों हम लोग एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आइए हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो मराठा शक्ति का अभ्युदय पढ़ा, शिवाजी महाराज का जीवन परिचय, 16 फरवरी 16 बार बार आ जाता है, तो 1630 ईस्वी था ना, तो 19 फरवरी 1630 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में। ठीक है, पिताजी का नाम इनका क्या था? शाहजी भोसले, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो माता थी वो जीजाबाई, बहुत रिलीजियस और बहुत ब्रेव थी। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें उनको सिखाई। इनके जो दादा थे कोंडदेव, इन्होंने क्या? युद्ध कला और राजनीति इन्होंने इनको सिखाई। ठीक है, और बचपन से ही इनको फ्रीडम की, स्वतंत्रता की चाहत थी। तो शिवाजी का राज अभिषेक जो हुआ, मराठों को स्वतंत्र दिलाने का उन्होंने संकल्प लिया। फाउंडर ऑफ स्वराज्य उन्होंने बना, मतलब भारतीय इतिहास में स्वराज्य यानी सेल्फ रूल का संस्थापक बने और राष्ट्र निर्माता बने। ठीक है, राज अभिषेक इनका 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में हुआ। ठीक है, डेथ इनकी 13 अप्रैल 1680 उस समय। ठीक है, इनकी अचीवमेंट क्या क्या थी ये हमने पढ़ी। ठीक है, सूरत से लेकर के गोवा तक, कोंकण से लेकर के आपका कर्नाटक तक विरासत में था। प्रारंभिक सफलताएं हमने देखा, तोरना
और रायगढ़ का किला बनवाया, ठीक है। जावेली का क्षेत्र जो था वो क्षेत्र मोरे मराठा सरदार से छीन लिया। फिर 1657 में कोंकण क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। बीजापुर से संघर्ष हमने देखा कि सुल्तान अली आदिल शाह था, उसने अफजल खां को भेजा था क्या करने के लिए, इसको मारने के लिए शिवाजी को। शिवाजी ने चालाकी से उसको अफजल खां को हरा दिया और मार डाला, है कि नहीं। फिर मुगलों से भी संघर्ष हुआ। औरंगजेब ने अपने मामा को भेजा था इसको मारने के लिए, शाइस्ता खान को। इसको भी खत्म कर दिया, आक्रमण करके उनको पराजित कर दिया। कब? 1663 ईस्वी में। फिर आता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। उसमें क्या हुआ, इनको ट्रीटी के बहाने इनको बुला करके मजबूर करके इनको बंदी बना दिया गया, ठीक है, मुगल कोर्ट में। अब क्या हुआ, ये चतुराई से वहां भाग निकले, ठीक है, राजा जय सिंह ने। अब हम देखे थे, फिर हमने शिवाजी का शासन प्रशासन देखा। तो केंद्रीय शासन में शिवाजी जो थे सर्वोच्च शक्ति था इनके पास, शिवाजी के पास, और इनके 8 मंत्रियां थी जिसको अष्ट प्रधान कहते हैं। 8 मंत्रियां हमने देख लिया कौन कौन से। पेशवा यानी प्रधानमंत्री, आमात्य। अच्छा, अगर पूछिएगा कि 8 मंत्री कौन से, तो ये मत लिखिएगा कि प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, ये फलाना डलाना। आप ये लिखिएगा पेशवा, आमात्य, मंत्री, पंडित राय, सुमन, सेनापति। आप इसको डैश में करके लिख सकते हैं कि आज के जमाने में प्रधानमंत्री उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री, आमात्य यानी वित्त मंत्री, मंत्री यानी दैनिक कार्यों का प्रभारी, पंडित राव यानी धार्मिक मामलों का जो प्रमुख था, सोमंत यानी विदेशी मंत्री, और सेनापति यानी सेना का प्रमुख। आगे था आपका चिटनीस, वो कौन था, पत्र व्यवहार का प्रमुख। और न्यायाधीश जो था आपका मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस। फिर हमने देखा प्रांतीय शासन, यानी राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया। प्रांत का जो मुखिया था वो सूबेदार होता था, और स्वराज्य का नियंत्रण केवल शिवाजी करते थे, स्वराज्य वाला क्षेत्र, ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा तो जो प्रांत थे उसको कई डिस्ट्रिक्ट में, परगानों में डिवाइड था, और कई परगाना कई ग्रामों यानी विलेजेस में डिवाइड था, ठीक है। ग्राम प्रशासन जो था वो सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम यानी विलेज, ठीक है। गांव का मुखिया कौन होते थे, पटेल होते थे। सैनिक व्यवस्था हमने पढ़ी, सैन्य संगठन में घुड़सवार को विशेष महत्व दिया गया, ठीक है। और एक गोरिल्ला जो युद्ध नीति थी उसको अपनाया गया। 240 किले थे इनके पास, कड़े अनुशासन को लाया गया सेना में, ठीक है। आय का साधन क्या था इनका, भूमि कर, ठीक है, किसानों से वो नगद में भी पैसा कर लिया जाता था और अनाज में भी लिया जाता था, है कि नहीं। जुडिशियल सिस्टम सबके लिए बराबर था, सिंपल था और सख्त था। अगर राजद्रोह का इल्जाम लगा है तो ब्राह्मण भी हो तो उसको भी सजा मिलेगी, ठीक है। मराठों का पतन का कारण क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या कारण हुआ, एकता का अभाव। सारे जो लोग थे में लड़ाई होने लगी, एकता बची नहीं मराठा सरदार में, ठीक है। योग्यता नेतृत्व की, और उनके बाद शिवाजी के बाद जो आया वो योग्य नहीं था। कूटनीति उसकी कमजोरी थी, ठीक है, डिप्लोमेटिक वीकनेस। न्याय प्रणाली आपकी थोड़ी बिगड़ गई थी उसके वजह से, और आपसी शत्रुता अंदर ही अंदर जो रिवैलरी हो रही थी, रिवाइलरी, ठीक है, मराठा सरदारों में, उसके वजह से, और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता गया। तो ये थी आपकी शिवाजी महाराज के बारे में, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो जाएगी। तो शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में जन्म हुआ इनका, ठीक है। माता जीजाबाई ने वीरता और धर्म की शिक्षा दी, ठीक है। अफजल खां और शाइस्ता खान को पराजित किया इन्होंने। अफजल खां को भेजा गया था और शाइस्ता खान को भी भेजा गया था, ठीक है, उनको पराजित किया हुमायूं ने भेजा था, ठीक है। और किसने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था या हुमायूं ने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है, हाँ, औरंगजेब ने भेजा था। और फिर 1674 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग का रब पर राज्य से अभिषेक हुआ इनका। अष्ट प्रधान मंडल की स्थापना हुई, 8 मंत्रियों की याद रखी गई, सब गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्याय वगैरह ये सारी चीजें थी, ठीक है। न्याय और शासन में कठोरता, ये सारी चीजें, न्याय और शासन में कठोरता। और मराठों का पतन किस लिए हुआ, नेतृत्व की कमी, आपसी कलह और अंग्रेजों का उदय। समझे बच्चों, समझ में आया। तो ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ अच्छी लगेगी। कल हम लोग पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में भारत की जो स्थिति उसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो ये थी हम लोग की क्लास, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो ये थी आपकी मराठा शक्ति का अभ्युदय की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल जर्नी बहुत मजेदार लगी होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। शिवाजी महाराज की जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हिम्मत और बुद्धिमत्ता से बड़े बड़े राज साम्राज्य को भी चुनौती दे सकता है, ठीक है। मुगलों को इन्होंने चुनौती दी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को, बेल आइकन दबा दें, हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।